अब हम बात करते हैं मगध के राजा बिंबिसार की। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में देश छोटे छोटे जनपदों में बटा हुआ था, पर बिंबिसार के नेतृत्व में पहली बार मगध एक साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ। जैन और बौद्ध दोनों राजा बिंबिसार को अपने करीब मानते थे। इन्हीं दिनों गंगा के उस पार वैशाली में लिच्छवियों का गणराज्य स्थापित था। वहां की आम्रपाली अपनी सुंदरता, नृत्य कला, गायन वादन के लिए विश्व प्रसिद्ध थी। भरपूर वैभव के बावजूद उसने बुद्ध की शिष्या बनना स्वीकार किया और अपनी संपत्ति संघ को दान में दे दी। उधर राजनीति के क्षेत्र में बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने सामरिक दृष्टि को समझते हुए मगध की राजधानी को राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित करने का फैसला किया और उसी समय राजगीर की सप्तकर्णी गुफाओं में बुद्ध के 500 शिष्य 6 महीने की संगीति के बाद त्रिपिटकों का संकलन किया। बिहार की कहानी को और आगे बढ़ाते हैं और ईसा पूर्व 3री सदी के पाटलिपुत्र में पहुंचते हैं। अरे ये क्या, यूनान का राजदूत मेगास्थनीस यहाँ प्रवासी जीवन बिता रहा है। गंगा तट का ये शहर करीब 9 मील लंबा है और 1.5 मील चौड़ा है, जो कि तत्कालीन रोम से कम 2 गुना बड़ा है। शहर चारों ओर लकड़ी की दीवारों से घिरा है। लगभग 570 बुर्ज हैं और आने जाने के लिए 64 दरवाजे बने हुए हैं। शहर के चारों ओर सुरक्षात्मक खाई है। लोगों की जो शानो शौकत है वो संसार में कहीं भी नहीं है। शासन की बागडोर चक्रवर्ती राजा चंद्रगुप्त मौर्य के हाथ में है और उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं राजनीति और अर्थशास्त्र के आचार्य महापंडित चाणक्य। सिकंदर के आक्रमण को न केवल रोक लिया गया है, बल्कि उसके सेनापति सेल्यूकस निकेटर को हराकर कुरु के हार का बदला भी ले लिया गया है। खैबर से लेकर बंगाल तक शासित ये प्रदेश ही पहली बार भारत का मानचित्र बनाता है। चलिए अब बात करते हैं उस शख्स की जो किसी को संत दिखाई देता है तो किसी को सम्राट, किसी को वो मनुष्यों को परखने वाला राजनीतिज्ञ तो किसी को वो ऐसा विजेता दिखाई देता है जिसने विजय के दुष्परिणामों को देखकर युद्ध को त्याग किया हो। कलिंग युद्ध के बाद बुद्ध धर्म अपनाने वाला ये शख्स और कोई नहीं बल्कि चक्रवर्ती राजा अशोक थे। सोचिए वो भी क्या परिवर्तन हुआ होगा जब शासन का संचालन लिखित अभिलेखों पर शुरू हुआ होगा। जहां लोग दीवारों से साम्राज्य की सुरक्षा करते हैं, उसने अपने शासन का विस्तार 84,000 स्तूप बनाकर किया। सचमुच अद्भुत थी राजा अशोक की सोच और ये कोई आश्चर्य नहीं कि आजादी के बाद राष्ट्रीय ध्वज में अशोक के धर्म चक्र को अपनाया गया। तो ये रही बिहार की वैदिक संस्कृत, पाली तथा प्राकृत मरणासन्न दौर में पहुंच चुकी थी और महर्षि पतंजलि लौकिक संस्कृत